जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करता हूं आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट कि इंसान सफल तब होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इसीलिए अपने प्रैक्टिस से बदलिए खुद को और कीजिए अपनी तैयारी को मजबूत। चलिए मेरे साथ शुरू करिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक के बारे में पूछा जा रहा है कि किस वायरस के कारण होता है। चेचक होता है बेरीओला वायरस। ये गलत लिखा हुआ है, बेरीओला वायरस होगा। कौन सा? बेरीओला वायरस। तो बेरीओला वायरस याद रखना है कि बेरीओला वायरस के कारण होता है चेचक यानी कि चिकन पॉक्स। चेचक दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है स्मॉल पॉक्स, एक कहा जाता है चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स को हम लोग छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? छोटी माता। ठीक है। और इसमें क्या होता है, हल्का सा बुखार होता है और यह भी बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है। हल्का सा बुखार होने के बाद शरीर में पित्तिकाएँ निकल जाती है, मतलब छोटे छोटे से कह सकते हैं कि एक तरीके से फोका हो जाता है और यह इसमें जल भर जाता है। तो ये चिकन पॉक्स होता है, यह बेरीओला वायरस के कारण होता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। देखिए हाइड्रोफोबिया तो ये जो होता है यह विषाणु के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण यह होता है। और यह किससे फैलता है? यह होता है रेबीज से, जो कि कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। ठीक है, रेबीज ये कुत्ते में बीमारी होती है और इसके कारण ही क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है हाइड्रोफोबिया में। ठीक है, और यह वायरस के कारण ही फैलता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। इसका आंसर क्या है? आंसर तो इसका सी है। और ये किससे फैलता है? यह कुत्ते से फैलता है। कुत्ते में रेबीज पाया जाता है और उसमें उसी से फैल जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। और इसमें क्या होता है, इसका लक्षण क्या है? इसमें जल से बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, हाइड्रो का मतलब होता है जल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मलेरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में कह रहा है। तो देखिए, यह मच्छरों के द्वारा फैलता है, बिल्कुल सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, क्योंकि दलदली क्षेत्र में अधिक होने के कारण क्या होता है, दलदल क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मच्छर फैल जाता है। और उसके बाद ये होता ही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। कोरोना में भी यही दवा दिया जाता था, क्लोरोक्विन। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए कि मलेरिया की जो दवा था इसका ही उपयोग कोरोना में भी किया गया था शुरुआत में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों तो सही है, लेकिन इसमें ये चौथा जो है, पहला जो ऑप्शन है, यह परजीवी कीट के द्वारा पैदा होने वाली बीमारी है, ये गलत है। ये परजीवी के इंसेक्ट पैरासाइट के द्वारा यह फैलता है, ना कि इसके द्वारा बीमारी पैदा होता है। पैदा नहीं होता है, बल्कि इसका वाहक है। क्या? प्लाज्मोडियम नामक जो होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है। उस प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है, यह मलेरिया फैलता है। ठीक है, यह उसका वाहक है, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से यह फैलता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है। क्या? आरबीसी नष्ट हो जाता है। इसमें आरबीसी नष्ट हो जाने के कारण क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा रक्त की कमी होने लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका याद रखिए कि इसका कौन सा नहीं होगा, ए नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ फैलता है, ना कि इससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है। तो देखिए, पुष्पों का ये डर है, इसको कहते हैं एंथ्रोफोबिया। ऐसे एंथोलॉजी होता क्या है, ये पुष्पों का अध्ययन करते हैं, इसे याद रखिए, इससे एंथ्रोफोबिया हो जाएगा, पुष्पों का डर। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यौन संक्रमण बीमारी नहीं है। तो यौन संक्रमण बीमारी इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, इसमें से जो है मत्स्य रोग होता है, मत्स्य रोग, यह यौन संक्रमण बीमारी नहीं है। बाकी जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है या कैंडिडियासिस है, ये सब बीमारी यौन संक्रमण से हो सकता है, पर मत्स्य नामक बीमारी जो होता है यह यौन संक्रमण से नहीं होता है। इस प्रकार से याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो आयरन का सबसे प्रचुर की बात करेगा तो हरी साग सब्जियों में क्या होता है, आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरे स्थान पर यदि बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन इसका फलियां आ जाएगा, सेकंड इसका प्रायोरिटी दिया जा सकता है। ठीक है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें कौन सा होगा, हरी साग सब्जियां होगा। अंडे की बात करें तो अंडे में क्या पाया जाता है, कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और दूध की बात करेंगे तो दूध में क्या पाया जाता है, इसमें भी कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इसमें जो है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए इस चारों ऑप्शन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है तो इसकी टिप की गति क्या होगी। इनकी एक घड़ी है, ये घड़ी की जो त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, कितना है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसकी, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले निकालेंगे हम परिधि क्या है। तो परिधि क्या होता है, 2πr, और इसमें जो है परिधि 2πr है, इसमें कितना समय लग रहा है इसको घूमने में, t से यदि हम भाग देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, टिप की गति प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए मान रखते हैं
मान रखते हैं, इसमें मान रखते हैं तो 2 गुने 22/7 और गुने रख सकते हैं हम क्या, 2 सेंटीमीटर लंबा था यानी कि 2πr। और उसके बाद जाकर के इसको जो है सेकेंड कितना था, 1 मिनट में कह रहा है तो 1 मिनट में हम कर देंगे 60 से, मतलब कह सकते हैं कि प्रति सेकेंड दिया हुआ है, 1 मिनट में कितना होगा यही तो निकालेंगे। देखिए 7 से लगभग 3 बार में ये कट जाएगा और 3 से लगभग ये 20 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 से ये 10 बार में, यानी कि कह सकते हैं कि 0.5 के आसपास आएगा, यानी कि ये 10 आ गया नीचे, 0.2 आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा लगभग 0.2, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, काटेंगे तो 0.1/5 आएगा, कितना 1/5 और 5 से भाग देंगे तो 0.2 के आसपास आ जाएगा, जो कि 0.2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है 21 सेंटीमीटर। चूँकि इसमें जहाँ से ये जो पाई का मान लिया है 22.7 ना लेकर के 3.14 लिया है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप 2πr/t में मान रख करके देख लिए, टी की जगह पर 60 रखिएगा और 2 गुने 3.14 गुने में रखना है 2/60, ठीक है। इस प्रकार से याद मतलब इसको मान रख के आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ 2.2 किलोवाट, अगर इसको वाट में बदलेंगे तो इसको किससे गुना करेंगे, 1000 से, यानी कह सकते हैं कि 2.2 और गुने कर देंगे 1000, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 खत्म, तो कह सकते हैं कितना 2200 वाट हो गया, इतना वाट हो गया। कह रहा है 220 वोल्ट के हीटर का प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध इसमें देखिए फॉर्मूला याद रखिए आपको कि प्रतिरोध निकालने के लिए बोलेगा तो P बराबर क्या होता है, V²/R होता है, मतलब कह सकते हैं ये जो शक्ति है, ये शक्ति इनकी P कह सकते हैं इसके V²/R होता है। तो हमको इसमें जो शक्ति किलोवाट में दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, इसमें किलोवाट में दिया हुआ है हमको 2200, ठीक है, इतना बराबर दिया हुआ है। V² हमको निकालना क्या है, प्रतिरोध, V² दिया हुआ है 220, तो कह सकते हैं 220 गुने 220, अब बटे में क्या रखेंगे, बटे में R रखेंगे, क्योंकि प्रतिरोध हमको निकालना है। देखिए ये 00 से 10 इसका, 10 इसका कट गया, 22 से 22 कट गया, और R यदि हम निकालेंगे तो इस R को इधर गुना में भेज सकते हैं, तो नहीं कह सकते हैं कि R के बराबर में क्या आ गया, R के बराबर में 22 आ गया, और 22 और प्रतिरोध का मात्रा क्या था, ओम होता है, तो कह सकते हैं कि 22 ओम प्रतिरोध इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि विभवांतर 12 वोल्ट है और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट में माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, इसका फॉर्मूला आता है V बराबर W/Q होता है, ठीक है। तो जहां पर ये जो है W क्या है, W कह सकते हैं कि W क्या है, ये Q तो आवेश हो जाता है, क्या हो जाता है, Q हो जाता है आवेश, ठीक है, और इसमें V क्या है, V वोल्ट है, V वोल्ट है, और हम कह सकते हैं कि ये जो W दिया हुआ है ये W निकालना ही है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो कार्य है W वर्क होता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, कार्य हमको दिया हुआ है W, और Q मतलब कि आवेश हमको क्या कर रहा है, इसमें निकालना है, यानी कि Q निकालना है, और V विभवांतर भी दिया हुआ है, वोल्ट कहिए विभवांतर एक ही बात होता है इसमें। चलिए हम मान रखते हैं, तो 12 वोल्ट बराबर दिया हुआ है 60 जूल, और बट्टे में हमको निकालना क्या है, Q निकालना है, तो 12 25 60 हम कह सकते हैं कि Q बराबर कितना हो गया 5, और आवेश होता है कि इसमें आवेश का मात्रा क्या था, कूलम, तो 5 कूलम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि P प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या करना पड़ेगा। तो देखिए P प्रकार के इसमें 2 प्रकार के चालक होता है, अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, क्या अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, इसमें एक होता है P टाइप, क्या होता है, एक P प्रकार का होता है, एक N प्रकार का होता है, तो दोनों में अंतर याद रखिए। ये जो P प्रकार का होता है इसमें त्रिसंयोजक होता है, क्या होता है, त्रिसंयोजक होता है, और ये जो N टाइप का है, N टाइप का होता है इसमें पंच संयोजक होता है, क्या होता है, पंच संयोजक होता है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए N का आकार कैसा होता है, N का आकार लगभग 5 जैसे ऐसे होता है ना, 5 जैसा, तो आप याद रखिए कि इसको लगभग N के जैसा है, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे करके हम लिखते हैं तो 5 हो जाता है, यानी कि ये 5 का ही राउंड से फिगर हम कह सकते हैं कि एक तरह से होता है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि ये जो हो जाएगा P संयोजक हो जाएगा, N जो है, N क्या हो गया, N हो गया P के प्रकार, मतलब कह सकते हैं कि 5 के प्रकार का होता है, N 5 के प्रकार का होता है, तो इसमें पंच संयोजक हो गया, और P जो होता है, P होता है त्रिसंयोजक हो जाता है, ठीक है।
और इसमें जो है होल के कारण इसमें कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह होता है। किसके कारण? होल के कारण। तो पी देखिए, पी एक होल की तरह इसे दिख रहा है। होल मतलब क्या हो गया? एक छेद की तरह। तो पी का ये होल की तरह दिख रहा है, तो कह सकते हैं होल के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। और एन टाइप का बल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि एन फॉर निगेटिव याद रख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एन जो है इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाह होगा, और पी प्रकार का जो होगा वह किसके कारण होगा? धारा का प्रवाह इसमें होल के कारण होगा। तो इसमें कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालक का प्रतिरोध मतलब कि अर्धचालक प्राप्त करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो इसमें पी प्रकार का भी हमने आपको बताया, पी के होल के कारण होता है, त्रिसंयोजक इसमें होता है, तो तीन संयोजक वाले अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर याद रखिए बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में जोड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः क्या होता है? देखिए, प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इसमें क्या होता है? इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा कि समान एवं भिन्न भिन्न। इसमें विभव जो होता है वह समान होता है, और विद्युत जो धारा होता है धारा भिन्न भिन्न होता है। तो कह सकते हैं कि विभव की जगह पर समान क्रमशः हो गया, विद्युत धारा की जगह पर भिन्न भिन्न हो गया। तो कह सकते हैं कि विभव समान होता है और विद्युत धारा क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में होता तब। इसके विपरीत हो जाएगा जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब। तो याद रखिए, समांतर क्रम में विभव क्या होता है? विभव होता है इसमें समान, और विद्युत धारा क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो समांतर में एक ही चीज याद रखिए, समांतर में विभव होता है समान, समांतर में विभव होता है समान, समांतर में विभव होता है समान। इस प्रकार से याद रखिए, विभव समान कब होता है? समांतर में। विभव समान कब होता है? समांतर में। तो ऐसे एक याद रखिएगा तो दूसरा आपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पर? तो एक आदर्श गैस जो होता है, गैस के सभी नियमों को जो पालन करेगा उसी को क्या कहते हैं? एक आदर्श गैस होते हैं। लेकिन वास्तविक में कोई भी आदर्श गैस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आदर्श गैस कोई वास्तविक में होता नहीं है, पर आदर्श गैस गैस के सभी नियमों को जो पालन करता है उसी को आदर्श गैस माना जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? तो आंतरिक ऊर्जा जो है यह ताप पर निर्भर करती है। किस पर? ताप पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा डायरेक्टिव टू टी होता है, मतलब ताप कह सकते हैं, टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? देखिए, नीला थोथा की बात कर रहा है तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीला थोथा होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट जो होता है वह नीला थोथा है। इसके अलावा आपको यदि बात करेगा किसका? यदि आपको बात करेगा हरा थोथा का। ठीक है, तो हरा थोथा, देखिए हरा जो है इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट इंटू 7H2O होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए देखिए, आयरन जो है किसमें पाया जाता है? हरा साग सब्जी में पाया जाता है आयरन। हरा साग सब्जी में आयरन पाया जाता है, तो आयरन क्या है? Fe। और कह सकते हैं हरा कशिश जो होता है वह इसमें आयरन होता है, यानी FeSO4 इंटू 7H2O हो गया हरा कशिश। अब चलिए हम याद रखने की कोशिश करते हैं कि उजला कशिश के बारे में यदि बात करेगा तो उजला कशिश को कैसे याद रखेंगे? तो उजला कशिश की बात करेगा तो देखिए, उजला हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ को चमकना है, तो चमकाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जिंक यानी गैल्वेनाइजेशन करना पड़ेगा, यानी जिंक की परत चढ़ाना पड़ेगा, तभी वह चमकदार रहेगा, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ZnSO4 क्या? ZnSO4 इंटू 5H2O जो होता है यह होता है सफ़ेद कशिश। क्या होता है? सफ़ेद कशिश। और हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ को चमकने के लिए, सफ़ेद रहने के लिए उस पर जंग नहीं लगना चाहिए, तो कह सकते हैं कि जिंक का लेप कर देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा, मतलब कि चमकता रहेगा। तो ZnSO4 इंटू 5H2O हो गया सफ़ेद कशिश। ठीक है, या उजला थोथा कहते हैं इसको। और इसके अलावा भी और भी पूछा जाता है। नीला थोथा तो आपको हो ही गया, कॉपर सल्फेट नीला थोथा हो गया, और उसके बाद जाकर के आपको हरा कशिश लौह सल्फेट हो गया, और उसके अलावा आपको उजला भी थोथा भी बता दिए, जिंक सल्फेट हो गया। और सोडा एक एस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक पूछा जाता है सोडा एस। सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है? सोडा एस का फॉर्मूला होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इंटू H2O। सोडियम कार्बोनेट और जल के साथ अभिक्रिया रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। ठीक है, एस मतलब क्षार होता है। ठीक है, यह राख होता है। ठीक, इस प्रकार से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। तो कोल गैस, देखिए कोल गैस में याद रखना है एक जल गैस या भाप गैस या बायो गैस और प्रोड्यूसर गैस, इसके बारे में पूछा जाता है। तो जो जल गैस होता है, जो जल गैस होता है इसी को कहा जाता है भाप गैस। क्या? क्योंकि भाप में क्या होता है? जल पाया जाता है। तो भाप गैस इसको कह सकते हैं कि भाप गैस जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या पाया जाता है इसको याद रखिए, ये जो होगा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो दोनों में कॉमन होता है, तो इसके साथ यदि हम हाइड्रोजन नहीं मिला देंगे, क्योंकि जल में होता है, क्या होता है? जल में हाइड्रोजन होता है। उसके बाद बात करेगा आपको वायु अंगार गैस की, या बात करेगा इसमें प्रोड्यूसर गैस की। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस की बात करेगा तो दोनों एक ही होता है, वायु गैस प्रोड्यूसर। और वायु में क्या चीज़ अधिक है? नाइट्रोजन। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ हो गया, इसके साथ क्या होगा? N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो आप याद रखिए वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो CO+N2 हो जाएगा। जल गैस या भाप
अंगार गैस की बात करेगा तो CO+H2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिए। तो पूछ रहा था इसमें कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। तो कोल गैस जो मतलब माइनिंग होता है, माइनिंग में हाइड्रोजन भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें देखिए जल गैस की बात कर रहा है। तभी हमने आपको बताया था कि जल गैस या भाप इंगार गैस क्या रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, CO+N2 करेंगे, तो CO+H2 करेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, तो ये होगा जल गैस, ठीक है। जल में हाइड्रोजन पाया जाता है तो कह सकते हैं कि CO+H2 हो गया। और यदि आपको बात करेगा किसका, वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस, तो उसमें क्या हो जाएगा, वायु की बात करेगा तो वायु में क्या अधिक है, नाइट्रोजन, तो कह सकते हैं N2+CO है। मतलब कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, तो यह हो गया वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन के परिणाम डैश का ऑक्साइड के रूप में होता है। तो कोयला या पेट्रोलियम जब दहन होता है तो इसमें नाइट्रोजन और सल्फर मतलब कह सकते हैं कि ऑक्साइड के रूप में होता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो आइसोब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन देखिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट होता है। ब्यूट मतलब हो गया 4 होना चाहिए कार्बन की मात्रा, तो कार्बन की मात्रा 4 होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि C4 नहीं, इसमें देखना पड़ेगा कि 4 होगा कि H होगा। देखिए अल्केन का फॉर्मूला है, अल्केन का फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n+2 लगाएंगे और इसमें C की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो C की जगह 4 रख दिए, H2 4 दूनी 8, 8 2 10, तो कह सकते हैं इसमें 10 होगा। तो इस प्रकार से याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ए सही आंसर हो जाएगा, यानी C4H10 हो जाएगा, ये होगा आइसोब्यूटेन। देखिए आइसोब्यूटेन की आपको यदि बात करेगा या फिर सामान्य ब्यूटेन की बात करेगा या सिर्फ ब्यूटेन की बात करेगा, तो इसका तो संरचना भले अलग अलग होगा पर इसका सूत्र जो होता है, सूत्र एक ही होता है, संरचना अलग अलग होता है, ठीक है। जिसको हम लोग समावयवता कहते हैं कि अलग अलग संरचना रहेगा लेकिन सूत्र एक ही रहता है, उसको समावयवता कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होता है। देखिए बेंजीन के एक अणु में, तो बेंजीन ऐसे इसका फॉर्मूला मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक को छोड़ करके एक डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड। और जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में उसमें सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, और जहां पर डबल बॉन्ड आएगा वहां पर पाई बॉन्ड हो जाएगा। देखिए 3 गो इसमें डबल बॉन्ड है तो 3 गो पाई हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 3 गो पाई हो गया। और सिंगल बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड देखिए 2 गो, यहाँ पर 1 1 2 3 3 2 5 2 7 8 9, इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 गो हो गया सिग्मा, यहाँ 4 सिग्मा, यहाँ 6 सिग्मा, 6 सिग्मा तो ये हो गया। सिंगल बॉन्ड हर जगह पर थे 6 6 12, तो सिग्मा की बात करेगा तो 12 सिग्मा होगा, और पाई बॉन्ड की बात करेगा तो 3 गो पाई बॉन्ड होगा। तो कह सकते हैं दोहरे आबंध होते हैं। तो दोहरे आबंध क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड कितने होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं इसमें 3 गो। तो आप इनसे याद रखिए इसका कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड इसमें कितना होगा, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक एक छोड़ करके डबल डबल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है। देखिए कार्बनिक अम्ल का मतलब हो गया जिसमें कार्बन होता है। देखिए नाइट्रिक अम्ल की बात करेगा तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, क्या होता है, HNO3। तो क्या इसमें कार्बन है, नहीं है, तो ये कार्बन तो हो नहीं सकता है। यदि आपको फास्फोरिक अम्ल की बात करेगा तो फास्फोरिक अम्ल कौन सा होता है, तो होता है H3PO4। तो ये इसमें देखिए कार्बन है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेगा तो H2SO4 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये 3 पता चल गया। तो आप सिट्रिक अम्ल बचा, सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी हम मार सकते हैं कि ये इसका यही से आंसर होगा, क्योंकि ये HNO3 H3PO4 H2SO4 ये सब इसमें कार्बन है ही नहीं, तो कार्बनिक हो कैसे सकता है। अब सिट्रिक अम्ल हो गया तो सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला भी जान लीजिए, इसका कितना होता है, C6 होता है और H8 होता है और O7 होता है। इसको कहते हैं सिट्रिक अम्ल, और यह नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए, ठीक है। H2SO4 को किस में डाला जाता है, बैटरी में डाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। तो इसका याद रखिए, इथेनॉल का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है तो 2-4 चीज़ों का याद रखिए। तो इसमें इथेनॉल का जो क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और हमें ज़रूर बताएं वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो देखते रहिए और अपने
तैयारी को मजबूत करते रहिए। चूँकि मैंने इस प्रैक्टिस सेशन से 36 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं, जिसमें कि मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है साइंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा, यकीन मानिए। लगातार प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ संभव हो सकता है। बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं हम भी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी प्रैक्टिस सेट लगा करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेली आप वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।